हेलो बच्चों, माय नेम इज प्रतीक एंड आई एम सीनियर फिजिक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस कोटा। आज हम एनालिसिस करेंगे जो 29th की शिफ्ट 1 का पेपर था और ये जो एनालिसिस हम कर रहे हैं ये मेमोरी बेस्ड है। बच्चों से क्वेश्चंस पूछे गए और उसके बेसिस पे हम कर रहे हैं। हो सकता है आपको लगे कि सर ये वैल्यू शायद ये नहीं थी, मुझे कुछ अलग याद है, ये हो सकता है, बट आई थिंक उसके चांसेस कम है क्योंकि बहुत सारे बच्चों से हमने वो क्रॉस चेक किया है। तो हम अपने एनालिसिस और जो आज का पेपर डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। सो पहला क्वेश्चन जो है वो देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। 3 रेजिस्टेंस हैं 9 ओम 9 ओम 9 ओम। इस पॉइंट का अगर हम इस पॉइंट को नाम दे दें ए, तो ये कंडक्टिंग वायर यहां जुड़ा है तो ये भी ए हो गया। अगर इसको मैं नाम दे देता हूं बी, तो ये कंडक्टिंग वायर से जुड़ा है तो ये वाला पॉइंट भी बी हो गया। तो देखने में तो 3 रेजिस्टेंस आपको अजीब से लग रहे हैं, कैसे हैं, बट ये सारे के सारे रेजिस्टेंस बच्चों 2 पॉइंट्स के बीच ही कनेक्टेड हैं। तो मैं तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में मानूंगा क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं। 9 ओम, ये वाला भी 9 ओम और ये वाला भी 9 ओम। यहाँ पे एक सेल लगाया जिसका EMF गिवन है 6 वोल्ट। अब 3 रेजिस्टेंस अगर 9 ओम के पैरेलल में है तो फॉर्मूला आ गया 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, R इक्विवेलेंट इज गोइंग टू बी 9/3 विच इज 3। तो इसको सॉल्व करके हम R इक्विवेलेंट निकालते हैं। R इक्विवेलेंट आ जाएगा 3 ओम। एक बार R इक्विवेलेंट मिल गया तो यहां से करंट कैसे निकालेंगे? I करंट विल बी नथिंग बट EMF 6 वोल्ट अपॉन 3 ओम का रेजिस्टेंस। तो जो करंट की वैल्यू I आएगी वो आ जाएगी 6 EMF अपॉन R इक्विवेलेंट 3। 6/3 कितना? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर किस ऑप्शन में है? सेकेंड वाले में। तो 2 एम्पियर इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रॉब्लम है। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। आपको काइनेटिक एनर्जी जब भी आपने फेंका है वो वैल्यू E गिवन है बच्चों। सो दिस इज E, ये E है और ये 60 डिग्री एंगल में हमने फेंका तो थीटा की वैल्यू इज 60 डिग्री। हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है उसको मैं EH नाम दे देता हूं, H फॉर मैक्सिमम हाइट। तो आपसे पूछा क्या इस प्रॉब्लम में, एक प्रोजेक्टाइल था उसको आपने फेंका, कोई भी स्पीड आप U ले लो, उसकी काइनेटिक एनर्जी E गिवन है। तो E के टर्म्स में हम U निकाल सकते हैं अगर वो पूछा होता, जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 60 डिग्री पे फेंका, कभी ना कभी वो हाईएस्ट पॉइंट पे आएगा, वहां पे उसकी क्या काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी का सिर्फ एक कंपोनेंट होता है विच इज U cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट विल बिकम 0, इसलिए यहां पे काइनेटिक एनर्जी EH विल बी हाफ m U स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब अगर आप देखो तो ये वैल्यू तो E गिवन है प्रॉब्लम में, हाफ m U स्क्वायर, जिस काइनेटिक एनर्जी से आपने फेंका था वो तो ये होगा। तो हाफ m U स्क्वायर को मैं अगर E रख दूं और 60 डिग्री में cos थीटा की वैल्यू विल कम आउट टू बी हाफ, तो cos स्क्वायर थीटा हो गया 1/4। तो ये सीधे सीधे लिखा है E/4। ऑप्शन ढूंढो किस ऑप्शन में होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1 जिसमें E/4 गिवन है। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था। आई डोंट थिंक इसमें किसी का गलत हुआ होगा और इसमें एरर के भी चांसेस कम है। बच्चों के वैल्यूज बहुत अच्छे से याद होंगी। तो ये सेकेंड प्रॉब्लम था, इजी प्रॉब्लम। अब हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तीसरा जो सवाल है वो देखो, एक सर्कुलर वायर ले लो या फ्रेम ले लो, तो वो एक लूप है सर्कुलर, सिंगल वाइंडिंग है और एरिया गिवन है 3.14 मीटर स्क्वायर और उसमें करंट की वैल्यू गिवन है 14 एम्पियर। फाइंड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट इन एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर। तो एक करंट कैरिंग लूप है और करंट कैरिंग लूप में करंट की वैल्यू गिवन है 14 एम्पियर। उसका एरिया गिवन है 3.14 मीटर स्क्वायर और यह सिंगल टर्न है बच्चों, तो कैपिटल N की वैल्यू है 1। अब मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? NIA। N की वैल्यू 1 है, करंट I क्वेश्चन में गिवन है 14 और एरिया की वैल्यू है 3.14 मीटर स्क्वायर। तो अगर आप यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करोगे तो N की वैल्यू 1 रख देते हैं, I 14 रख देते हैं, तो M कितना आ जाएगा? 1 × 14 × 3.14। When you will solve this, you will get 44. 44 करेक्ट आंसर है और ये ऑप्शन 2 में है, इसलिए हमको सेकंड वाला ऑप्शन मार्क करना था।
44 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। कहाँ से था? बहुत सिंपल प्रॉब्लम था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट हमें निकालना है। और ये फॉर्मूला भी मुझे लगता है हर एक अच्छे बच्चे को याद होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट NIA होगा। अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, नहीं याद है तो आपने एक बहुत इजी क्वेश्चन मिस किया है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, अगले क्वेश्चन में चलते हैं जो थर्ड क्वेश्चन है। ये जो प्रॉब्लम है ये सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है बच्चों, सेंटर ऑफ मास का प्रॉब्लम है और बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। जब आप क्लास 11th में स्टार्ट करते हो तो M1 R1 वेक्टर, M2 R2 वेक्टर आपको गिवन होता है और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर अगर मुझे लिखना हो उसका फॉर्मूला होता है समेशन MI RI वेक्टर अपॉन समेशन MI। अब दो पार्टिकल है तो M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2 हो जाएगा और जो वैल्यूज दी हैं वो हम रख देते हैं। तो RCM की वैल्यू हो जाएगी M1 इंटू R1 वेक्टर, तो ये 1 है तो ये सिंपली आ जाएगा I प्लस 2J प्लस K कैप, फिर प्लस M2 R2, M2 3 kg गिवन है, R2 वेक्टर आएगा माइनस 3I माइनस 2J प्लस K कैप। सो M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2 कर देते हैं यानी 4 से डिवाइड। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। I और माइनस 9I विल बिकम माइनस 8I और J वाला जो होगा वो 2J और ये है बच्चों माइनस 6J, तो ये आ जाएगा माइनस 4J। K कैप में देखोगे तो ये K कैप और ये 3K कैप 4K कैप और नीचे हमें डिवाइड करना है M1 प्लस M2 से। तो जब आप M1 प्लस M2 से डिवाइड करोगे यू विल गेट दिस ऑप्शन यानी माइनस 2I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी द फोर्थ वन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये भी मैकेनिक्स का है, SHM यानी सिंपल पेंडुलम है और इसमें क्या चेंज किया उन्होंने, जो गाड़ी है या कार्ट है उसको इंक्लाइंड प्लेन पे रख दिया है। इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो अल्फा गिवन है, ये अल्फा गिवन है। और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत नॉर्मल है। अगर आप देखो तो G के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक वर्टिकल अगर मैं G का कंपोनेंट लूं तो एक कंपोनेंट G का इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर। ये वाला जो कंपोनेंट है अगर इंक्लाइंड प्लेन का एंगल अल्फा है यानी ये वाला एंगल अल्फा है तो ये G का कंपोनेंट आता है G cos अल्फा, G cos अल्फा। तो अगर कभी इंक्लाइंड प्लेन में कोई कार्ट है और उसमें हमने एक पेंडुलम लगाया और पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, SHM कर रहा है, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन ये वाली लाइन हमारी रेफरेंस लाइन होती है। तो अगर सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला आपको याद है कि 2 पाई अंडर रूट L बाई G हम लिखते हैं, तो इसमें G का सिर्फ ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा जो इसके अलोंग होगा और टाइम पीरियड हो गया T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L बाई G का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है G cos अल्फा, इसलिए यहाँ पे आ गया G cos अल्फा। तो ये जो है टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको हो सकता है दिमाग लगाना पड़े। 4 ऑप्शन थे, करेक्ट ऑप्शन है सेकंड वाला यानी 2 पाई अंडर रूट L बाई G cos अल्फा। तो ये तीसरा क्वेश्चन था, बहुत इजी प्रॉब्लम था। आई थिंक ये भी सबका सही हो गया होगा। जिसने भी अच्छे से रिजल्ट्स याद किए हैं, फॉर्मूले याद किए हैं, उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, तो ये 6th क्वेश्चन है। अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपको पता होना चाहिए। सबके घर में RO होता है, टीवी का रिमोट होगा जो IR रिमोट होता है। घर में किसी ना किसी का आपने एक्सरे भी कराया होगा, किस लिए कराते हैं उसका भी आपको आइडिया होगा। तो ये जो प्रॉब्लम है बड़ा जनरल प्रॉब्लम है, अगर किसी साइंस के स्टूडेंट से नहीं भी पूछते तो भी आप इसका आंसर बता सकते हो। मुझे मैच करना है। तो आपने घर में देखा होगा RO प्यूरिफिकेशन में RO और UV ये दो टेक्नोलॉजी हैं, तो UV को मैं मैच करा दूंगा वाटर प्यूरिफिकेशन से। उसके बाद आया माइक्रोवेव। अगर कभी आप ड्राइव करते हो या आपके पेरेंट ड्राइव करते हैं और उनका कभी चालान हुआ हो कि आप गाड़ी ज़्यादा तेज चला रहे थे, ओवर स्पीडिंग चालान बोलते हैं, तो वो माइक्रोवेव जो है, रेडियो वेव्स माइक्रोवेव्स का यूज़ करते हैं रडार में। तो ये सीधे S में चला जाएगा यानी B वाला S। एक्सरेज जो है वो कभी हड्डियाँ टूट गई, आप डॉक्टर के पास जाते हो, बोलता है एक्सरे करा लेते हैं, फ्रैक्चर है या नहीं, तो ये भी बच्चों को याद होता है, बोन फ्रैक्चर में यूज़ कर लिया।
और इंफ्रारेड रिमोट्स आते हैं, तो IR रिमोट्स टीवी रिमोट में डाल दिया है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी फोर्थ वन। ये जो ऑप्शन है ये बच्चों सही ऑर्डर है ABCD का QSPR। तो फोर्थ में ये ऑर्डर था, इसलिए जो फोर्थ ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, अगले सवाल में आ जाओ। अगला सवाल ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें आपको जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है जो AC प्लस AM होगा वो वैल्यू गिवन है बच्चों 9। तो अगर मैं रफली ग्राफ प्लॉट करूं तो ग्राफ आपको ऐसा वेरिएशन आता है, ऐसे मैं ग्राफ नीचे भी प्लॉट कर सकता हूं। तो इसमें ये जो वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू आपको जो रेफरेंस लाइन से मिल रही है वो होती है AC प्लस AM। ये वाली लाइन है AC प्लस AM। और मैक्सिमम और मिनिमम में वेरिएशन का मतलब ये, तो ये आपको प्रॉब्लम में 8 गिवन है, मैक्सिमम और मिनिमम का वेरिएशन वो 8 गिवन है, और मैक्सिमम वैल्यू 9 गिवन है। तो AC प्लस AM तो मुझे 9 गिवन है, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। ये 8 गिवन है, तो अगर मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी होती तो वो 9 माइनस 8 यानी 1 वोल्ट आएगी, और ये जो वैल्यू है वो AC माइनस AM की वैल्यू हो गई। दिस इज गोइंग टू बी 1। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऐड कर देते हैं, यू विल गेट 2AC इक्वल्स टू 9 प्लस 1 यानी 10। तो AC की वैल्यू आ गई 5, और AM आप डिफरेंस लेके कर लो, AM विल कम आउट टू बी 4। बहुत सिंपल मैथ्स है, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, AC और AM की वैल्यू आ गई। AC है 5, AM है 4। जो आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो 4/5 हो जाएगा, यानी AM बाई AC। तो ये आ गया 4/5। 4/5 को और क्या लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8/10 विच इज गोइंग टू बी 0.8। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। अब चलें अगले क्वेश्चन में। बहुत इजी प्रॉब्लम्स, हर फेज में ही अगर आप फिजिक्स का देखोगे तो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। एक दो प्रॉब्लम ऐसा आपको लग सकता है कि आपने पढ़ा नहीं था, आ गया, या थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, बट ओवरऑल फिजिक्स का पेपर बहुत इजी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक PN जंक्शन डायोड गिवन है और आपको बैरियर पोटेंशियल दिया है 0.6 वोल्ट का, और जो डिप्लेशन लेयर है उसकी थिकनेस गिवन है 6 माइक्रोमीटर। तो अगर मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये जो थिकनेस है वो है 6 माइक्रोमीटर, और जो डेल्टा V है पोटेंशियल बैरियर वो है 0.6 वोल्ट का, 0.6 वोल्टेज। आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होगा, यानी इस पॉइंट पे अगर मुझे E निकालना हो तो क्या होगा। अब E इंटू जो ये D है विच इज 6 माइक्रोमीटर, उसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये बराबर होगा डेल्टा V। तो डेल्टा V कितना है, 0.6 वोल्ट। तो जो E की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 6 इंटू 10 की पावर -1, 0.6 को लिख लिया, और ये है 6 इंटू 10 रेज टू द पावर -6। 6 से 6 कट जाएगा, 10 की पावर -6 ऊपर जाएगा, इट विल बी 10 रेज टू द पावर 5 इन SI यूनिट। सो द करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन नंबर 2 में 10 रेज टू द पावर 5। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कितना इजी प्रॉब्लम था। सो आई होप ये प्रॉब्लम भी आपसे बन गया होगा, और हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, असर्शन रीजन है, और आप अगर घर पे कपड़े खुद आपने धुले हो या आपके घर में कोई धोता हो तो आपको ये प्रॉब्लम बड़ी जेन्युइन लगेगी कि कोई भी ऑयल या ग्रीस वगैरह लगता है और कई बार हम उसको वॉश करते हैं तो अच्छे से साफ नहीं होता, तो कई बार पानी गर्म करके उसको साफ करते हैं, गर्म करने से क्या बदल जाता होगा। तो दिस इज बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन में भी अगर मैं एक स्पेसिफिक पार्ट को पकड़ूं तो एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। अगर आप चाहते हो कि कोई चीज पानी से चिपक जाए तो कॉन्टैक्ट एंगल 90 से कम होना चाहिए, और चाहते हो कि वाटर रिपेलेंट हो तो कॉन्टैक्ट एंगल शुड बी मोर देन 90 यानी ऑब्ट्यूस एंगल। तो अब जरा असर्शन रीजन ये पढ़ते हैं, स्टेटमेंट दोनों। स्टेटमेंट 1 क्या है, प्लेन वाटर कैन नॉट रिमूव द स्पॉट्स ऑफ ग्रीस ऑन द क्लॉथ। तो पानी अगर नॉर्मली हम कर रहे हैं तो ग्रीस वगैरह का अगर स्पॉट है या ऑयल का भी है तो नहीं साफ कर सकता, विच इज ट्रू। अब किसी के घर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाटर हो तो अलग बात है, नॉर्मली नहीं होता। द कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन द वाटर एंड द ग्रीस क्लॉथ इज ऑब्ट्यूस। यस, और कॉन्टैक्ट एंगल ऑब्ट्यूस का होने का मतलब है कि जो ग्रीस या ऑयल है वो वाटर के साथ एफिनिटी नहीं है,
तो हम जब पानी में डिटर्जेंट डाल देते हैं, कोई सोप डाल देते हैं, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो उस केस में डिटर्जेंट जो होता है वो ग्रिप करता है ऑयल वाले मॉलिक्यूल्स को भी और वाटर को भी, और जब वॉश आउट करते हो तो वो बाहर लेके निकल जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट, पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है और ये करेक्ट रीजन भी है। तो कौन सा ऑप्शन चूज करें कि दोनों स्टेटमेंट सही हो और करेक्ट रीजन हो? फर्स्ट। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 1 कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं और सेकंड वाला करेक्ट रीजन है। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलो और देखो कि ये क्वेश्चन हो सकता है कि कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगे आप अगर इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह छोड़ देते हो, बट अगेन इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। दो प्रॉब्लम ऐसे ही आए हैं इंस्ट्रूमेंट पे, आप देखना। तो एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमें मेजर करना है लीस्ट काउंट और कुछ चीजें गिवन है कि 29 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विथ 30 डिवीजन ऑफ वर्नियर। तो 30 डिविजन्स ऑफ वर्नियर इज इक्वल्स टू 29 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। तो एक डिवीजन ऑफ जो वर्नियर होगा, 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर, इट विल बी 29 बाई 30 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, इतने डिविजन्स के बराबर है। और जो लीस्ट काउंट होगा, जो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, वो 0.5 गिवन है और हमसे पूछा है कि लीस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट का क्या होगा। तो लीस्ट काउंट हम कैसे निकालते हैं? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, और फिर जो 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन करते हैं तो वर्नियर स्केल डिवीजन इतना है, तो 1 माइनस 29 बाई 30 मेन स्केल डिवीजन, ये हमारा लीस्ट काउंट है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ गया बच्चों 1 बाई 30, और मेन स्केल डिवीजन की जो वैल्यू है वो गिवन है क्वेश्चन में 0.5 डिग्री। यहां देखो, अगर मैं ये 0.5 यहां पे मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये डिग्री में है, और ऑप्शंस आप देखोगे तो मिनट, डिग्री ऐसे मेंशन्ड है। तो 1 बाई 30 इंटू 0.5 यानी 1 बाई 60 डिग्री है। 1 बाई 60 डिग्री इज नथिंग बट 1 मिनट। 1 बाई 60 डिग्री 1 मिनट है। 1 मिनट किस ऑप्शन में है? फोर्थ में है 1 मिनट, इसलिए फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी बड़ा आसान सा सवाल था। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम में, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी प्रॉब्लम है। आप देखो, एक मैग्नेटिक फील्ड हमें सेंटर पे गिवन है और आपसे पूछा है कि अगर टर्न्स 100 हो, नंबर ऑफ टर्न्स 100 हो, और हमें मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे गिवन हो, तो करंट की वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट इफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, रेडियस 5 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स 100 गिवन है और b की वैल्यू है इतनी 37.68 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। क्या करें? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, n इंटू म्यू नॉट आई बाई 2r। ये एक टर्न अगर होता तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे सर्कुलर लूप की वजह से होता म्यू नॉट आई बाई 2r। n नंबर ऑफ टर्न्स है, n से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको b से बराबर किया। अब सिंपल मैथ्स, n की वैल्यू पता है 100, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू पता है, तो वो हम रख देंगे, 4 पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई बन जाएगा 10⁻⁻⁷। 4 पाई एक मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। आई की वैल्यू निकालनी है 2r, r 5 सेंटीमीटर है यानी 5 इंटू 10⁻⁻²। बी की जो वैल्यू है वो गिवन है 37.68 इंटू 10⁻⁻⁴। अब देखो, ये जो वैल्यू है आपको लग रहा होगा बड़ी गंदी वैल्यू है, फिजिक्स में जनरली ऐसी वैल्यूज अवॉइड करते हैं, नहीं देते हैं, बट वो इसलिए दिया है बच्चों कि जो आपका 4 पाई बनेगा वो 4 पाई का 3 टाइम्स है। तो नीचे आप जब सॉल्व कर रहे होगे 4 पाई बनेगा ना, उसका वो 3 टाइम्स हो जाएगा, तो आपके कैलकुलेशन में फाइनली वो आपकी हेल्प ही कर रहे हैं। तो जब आप ये सारी चीजें रखोगे एंड यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई, तो करंट जो आएगा वो 3 एम्पियर आता है, और 3 एम्पियर ऑप्शन 2 में है। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो देखो, ये भी बड़ा आसान सा सवाल था। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन तुम्हें बुद्धू बनाने के लिए था और मुझे लग रहा है शायद कुछ लोग बन भी गए होंगे। बहुत बेसिक सवाल। हम लोग तो ये भी डिस्कस कर रहे थे कि क्वेश्चन आया भी है या बच्चों को कुछ गलत याद है। सो प्लीज बताना आपकी ये क्वेश्चन आया था, और अगर आया था तो किसका गलत हुआ, मैं बहुत इंटरेस्टेड होऊंगा जानने के लिए। एक वायर है, पूरी कहानी आपको सुनाएंगे। एक वायर है, खींच दिया तो लेंथ चेंज होगी, रेडियस में क्रॉस सेक्शन में चेंज आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन वायर का मटेरियल नहीं बदला। अगर वायर का मटेरियल नहीं बदलेगा तो यंग्स मॉड्यूलस नहीं बदलेगा,
यंग्स मॉडुलस अगर नहीं बदलेगा तो परसेंटेज चेंज अगर वो पूछेंगे आपसे तो परसेंटेज चेंज इज गोइंग टू बी 0। तो ये जो क्वेश्चन है, आप बहुत थक गए हो, बीच में क्वेश्चन आया, रिफ्रेशिंग हो गया, अगर मूड आपका बड़ा नॉर्मल है तो आपके लिए बड़ा इजी था। ये परेशान हो कि यार 4 क्वेश्चंस नहीं बने, कुछ और ही सोच रहे हो, तो शायद ये भी छोड़ दिया हो कि पता नहीं इसको कैसे करेंगे, बट आई थिंक ये सबसे आसान प्रॉब्लम था और डायरेक्ट आंसर आपको इसका पता होना चाहिए। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन 2 स्टेटमेंट है, करेक्ट मुझे बताना था। डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है और आई थिंक ये भी बहुत इजी मैं मानूंगा, क्योंकि आप देखो क्वेश्चन में आपको एक फॉर्मूला दिया है, टाइम पीरियड है, रो डेंसिटी, आर रेडियस, एस जो है सरफेस टेंशन, सबके डायमेंशंस वगैरह आप निकाल के ये आपको चेक करना था कि भाई क्या ये टी का डायमेंशन सही है। जब आप चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो डायमेंशन ऑफ टी है वो एग्जैक्टली इस फॉर्मूले से बैलेंस नहीं करता। इसमें जो के दिया है वो डायमेंशनलेस गिवन है, के का कोई डायमेंशन नहीं है। तो रो का डायमेंशन डाल दो, आर यानी लेंथ का डायमेंशन डाल दो, ये एस है सरफेस टेंशन, ये कैसे निकालेंगे? क्या आपको डायमेंशंस पता है? तो मैं डायमेंशंस लिख देता हूं, फिर आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। रो है डेंसिटी, तो रो का डायमेंशन होगा मास अपॉन वॉल्यूम, मास की पावर 1, एल की पावर -3, टी की पावर 0 हो जाएगा। ये है रो का डायमेंशन। तो अगर किसी को नहीं था तो रो की जगह ये डालोगे। आर का डायमेंशन है सिंपल लेंथ का डायमेंशन, तो वो आप एल डाल दो और m0 t0 हो गया। सरफेस टेंशन का डायमेंशन लिख रहे हैं। आपको सरफेस टेंशन का मतलब अगर पता है या फॉर्मूला पता है कि ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो फोर्स का डायमेंशन बच्चों को याद होता है मास इनटू एक्सेलरेशन लेंथ पर सेकंड स्क्वायर, और अगर इसी को मैं लेंथ से डिवाइड कर दूं तो एल की पावर 0 हो जाएगा। तो ये डायमेंशन आ गया सरफेस टेंशन का। ये सब यहां पे रख दो, आप फिर रूट लो, आपके टाइम के डायमेंशन से मैच नहीं करेगा। और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है कि ऊपर वाला फॉर्मूला रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि वो डायमेंशनली नहीं मैच कर रहा है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सेकंड वाला स्टेटमेंट, और रीजन भी है। तो करेक्ट ऑप्शन इज द फर्स्ट वन, जो ये बोलता है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और सेकंड वाला रीजन है क्योंकि अगर वो डायमेंशनली सही नहीं है तो फॉर्मूला कभी सही नहीं हो सकता। हम नॉर्मली बच्चों जब फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो के जो है वो कांस्टेंट है, कई बार इसका डायमेंशन आता है। क्वेश्चन में उन्होंने इसको डायमेंशन लेस रख के आपको ये बता दिया है कि इसका डायमेंशन तो सोचो ही मत, आप ये वाला डायमेंशन इससे मैच करके देख लो। सो टाइम जो है वो डायमेंशनली मैच नहीं करेगा, इसलिए गलत आंसर है। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था, अच्छा सवाल था, बट आपका दिमाग चलना चाहिए। तो है क्या कि हम ऊपर से देख रहे हैं, दिस इज टॉप व्यू, ये है बच्चों टॉप व्यू। अब अगर हम इसको ऊपर से देख रहे हैं और ये एक सिलेंड्रिकल है, जैसे आपके घर में ना कुछ थालियां होती हैं जिसमें आपकी वॉल सिलेंड्रिकल है और बेस हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और एक बॉल जो है घूम रहा है, सारी सरफेसेस स्मूथ हैं, कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो जो नीचे से नॉर्मल आएगा इट विल बैलेंस mg। तो मैं साइड व्यू अगर ब्लॉक का बनाता ना, तो एक तो नॉर्मल नीचे से आता वो mg को बैलेंस करता, और एक नॉर्मल वॉल का आता है nw नाम दे देते हैं। अब ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, सो वी नीड नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, और वो सेंटर की तरफ नेट फोर्स वॉल के नॉर्मल से ही आएगा। तो वॉल का जो नॉर्मल है वर्सेस वेलोसिटी, जो नॉर्मल फोर्स है ये वॉल का नॉर्मल है यानी nw वर्सेस वेलोसिटी मुझे ग्राफ प्लॉट करना था। तो वॉल का नॉर्मल वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ प्लॉट करने का मतलब है कि मैं n और v में एक रिलेशन निकाल लूं, जो बहुत सिंपल है। सेंटर की तरफ लगने वाला नेट फोर्स बराबर mv² बाई r। ब्लॉक का मास कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, n प्रोपोर्शनल टू v² आ गया। n वर्सेस v ग्राफ इज गोइंग टू बी अ पैराबोला ग्राफ, और पैराबोला हमेशा गरीब की तरफ झुकता है। नॉर्मल की पावर 1 है, वेलोसिटी की पावर 2 है, पैराबोला नॉर्मल की तरफ झुकेगा, नॉर्मल की तरफ झुकेगा और ये वाला ऊपर की ओर ओपन करेगा बच्चों ग्राफ। करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी थर्ड वन। सो थर्ड जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है।